हेलो गाइस। टॉपिक एंथ्रोपोलॉजी को पढ़ते हैं, शुरुआत करते हैं एक नए टॉपिक के साथ। लेट अस सी आज कौन सा टॉपिक हमने डिस्कस करना है। लास्ट वीडियो में हमने एंथ्रोपोलॉजी थ्योरीज को डिस्कस करा था, जिसमें हमने पढ़ी थी सिंबॉलिक एंड इंटरप्रिटेटिव थ्योरी, और साथ में एक और थ्योरी पढ़ी थी कॉग्निटिव थ्योरी। और कॉग्निटिव थ्योरी के थिंकर्स कौन कौन से थे? उनके थिंकर थे टाइलर एंड कॉन्क्लेव। और जो हमने सिंबॉलिक एंड इंटरप्रिटेटिव थ्योरी पढ़ी, उनके थिंकर्स कौन थे? इंटरप्रिटेटिव थ्योरी के थिंकर थे गिट्स, सिंबॉलिक के थे टर्नर, और एक और अप्रोच थी टैक्सोनॉमिकल अप्रोच, जिसको देने वाले थिंकर का नाम था स्कनाइडर। आज हम डिस्कस करते हैं एंथ्रोपोलॉजिकल थ्योरीज, जिसमें हम पढ़ेंगे कल्चर एंड पर्सनालिटी। ओके, तो इसमें मेन जो थिंकर्स हम डिस्कस करेंगे रुथ बेनेडिक्ट, मार्गरेट मीड, राल्फ लिंटन, कार्डिंगर, कोराडू बॉस। बेनेडिक्ट पढ़ेंगे, मार्गरेट मीड हम पढ़ेंगे, लिंटन हम पढ़ेंगे, कार्डिंगर एंड कोराडू बॉस। ओके, तो तो फर्स्ट हाफ जो था 20th सेंचुरी का, उस टाइम पे ये थ्योरीज बनी थी। ओके, तो मेन जो प्रोपोनेंट्स थे वो मैंने आपको नाम बताए। ओके, तो रुथ बेनेडिक्ट, उन्होंने कहा कल्चर जो है वो क्या करती है, कल्चर अपने आप नहीं बनता है, बट पर्सनैलिटी बिल्ड्स कल्चर। कल्चर ऐसा नहीं है कि वो खुद ही उत्पन्न हो जाता है। जैसी पर्सनैलिटी हो सोसाइटी में रहने वाले लोगों की, ओके, जैसी इंसान की पर्सनैलिटी हो, वैसे ही कल्चर तैयार हो जाता है। ये किसने कहा था? ये कहा था रुथ बेनेडिक्ट ने कहा था। लेकिन जो मार्गरेट मीड थे, उन्होंने इसको जस्ट ऑपोजिट वे में कहा। उन्होंने कहा कि जो कल्चर है वो पर्सनालिटीज़ को बनाता है। इंडिविजुअल्स की पर्सनालिटी होती है, वो कल्चर बनाता है। तो रुथ बेनेडिक्ट बोला कि कल्चर अपने आप नहीं बनता है, पर्सनालिटी कल्चर्स को बनाती है। तो मार्गरेट मीड ने जस्ट उसका ऑपोजिट दे दिया। तो कहने का मतलब है कि पर्सनालिटी और कल्चर आपस में इंटरेक्शन करते हैं, दोनों एक दूसरे को इन्फ्लुएंस करते हैं। ओके, अब रुथ बेनेडिक्ट कौन थे? रुथ बेनेडिक्ट बेसिकली एक स्टूडेंट रहे हैं फ्रांस बोस के, रुथ बेनेडिक्ट। ओके, रुथ बेनेडिक्ट के काम के बारे में अगर बात करें तो इन्होंने कहा पैटर्न्स ऑफ कल्चर इन्होंने लिखे, है ना, क्राइसेंथीमम एंड द स्वॉर्ड।
CHRY क्राई, सैन SAN सैन, थी THE मम, क्रैन क्राई क्राइसैंथेमम एंड द स्वार्ड। तो इन्होंने पैटर्न ऑफ कल्चर को एक्सप्लेन किया, क्राइसैंथेमम एंड द स्वार्ड को एक्सप्लेन किया। ओके, तो अब पैटर्न्स ऑफ कल्चर में रुथ बेनेडिक्ट थे, उन्होंने व्यूज़ बताए, कल्चर के ऊपर अपने व्यूज़ बताए। ओके, तो ये एंथ्रोपोलॉजिकल बुक्स बन गई, ये बेस्ट सेलिंग एंथ्रोपोलॉजिकल बुक्स बन गई। पैटर्न्स ऑफ कल्चर रुथ बेनेडिक्ट की बुक थी, और स्टूडेंट थे फ्रांस बोआस के, और रुथ बेनेडिक्ट जो थे वो टीचर भी थे मार्गारेट मीड के। तो अब मार्गारेट मीड जो थे ये भी स्टूडेंट थे रुथ बेनेडिक्ट के। ओके, तो अब मार्गारेट मीड जो थी ये विमेन एंथ्रोपोलॉजिस्ट थी, ये फीमेल थी। तो इन्होंने भी स्टडी किया, उन्होंने स्टडी किया कि कल्चर जो है वो इन्फ्लुएंस करता है। ओके, अब रुथ बेनेडिक्ट ने कहा कि पर्सनैलिटी जो है वो बनाती है कल्चर को। तो अब रुथ बेनेडिक्ट ने क्या करा, तो इन्होंने क्वाइकुटल, डोबू और प्यूब्लो जूनी, क्वाक्यूटल और डोबू और प्यूब्लो जूनी इन्होंने स्टडी की। तो दो काइंड्स ऑफ पर्सनालिटी का बारे में बताया कि इंसानों में दो तरह की पर्सनालिटी पाई जाती है। एक होती है अपोलोनियन, APOLLONIAN, अपोलोनियन एंड डाइओनिसियन। ओके, तो अपोलोनियन इसमें पाई जाती है पर्सनालिटी। ये जो प्यूब्लो है ये कहाँ की है, मैक्सिको की ट्राइब है प्यूब्लो, PUEBLO। इन्होंने कहा कि ये अपोलोनियन कल्चर को रिप्रेजेंट करती है। तो अब अपोलोनियन का मतलब है ये ग्रीक का गॉड है अपोलो, जो कि सन को बोलते हैं, पीसफुल सन। ग्रीक अपोलो जो है वो गॉड का नाम है, उससे ये ड्राइव हुआ है पोलियन। तो अपोलो को हम मानते हैं कि जो ग्रीक का गॉड है वो सिंबल है पीस का, शांति, डिसिप्लिन, काइंडनेस, ह्यूमैनिटी का गॉड। तो अभी आप देखते हैं जो प्यूब्लो हैं वहाँ को लोगों में आपको शांति देखने को मिलती है। तो ये कहीं ना कहीं सिंबॉलिक के साथ भी इसको हम रिलेट करके से देख सकते हैं। ये सिंबल्स, अगर आपने लोगों को समझना है, लोगों की पर्सनालिटी समझना है कि वो शांत स्वभाव के हैं, वो पीसफुल है, काइंड है, तो उनके सिंबल्स को पढ़िए। अब सन क्या है उनके लिए, सिंबॉलिक है। तो अपोलोनियन क्या है जो कहा किसने, रुथ बेनेडिक्ट। उसके बाद आता है डायोनीसियन। डायोनीसियन बेसिकली क्या है, ये भी ग्रीक का गॉड है, ठीक है। अपोलो भी ग्रीक का है। तो डायोनीसियन आपको ये मिलेगा एग्रेशन का गॉड है, तो है ना, तो स्टॉर्म का गॉड है। तो जो डोबू है, किटल है, डोबू एंड क्वाइकुटल, KWA KIUTI, क्वाइकुटल कल्चर जो है अमेरिका का है, ये अमेरिका का ट्राइब है। तो ये
डायोनीसियन होते कहलाते हैं। जो आपको डोबू देखने को मिलेगी, डोबू ऑफ मैक्सिको या मेलानेसिया, है ना। तो अब इनका और जो बेसिकली पीब्लो है ऑफ मैक्सिका, और जो डोबू है मेलानेशिया का, जहाँ क्वाइकुटल है, तो बहुत सारी इनमें आती हैं चेंजेस, अलग अलग देखने को मिलते हैं। एक कन्फ्लिक्ट में रहते हैं, शांत नहीं रहते हैं, और वायलेंस करते रहते हैं, पीस नहीं करते हैं। एक पीस के सिंबल हैं, जो पेबुला है वो पीस का सिंबल है। तो ये दूसरा जो है क्वाइकुटल एंड डोबू, तो ये किसका सिंबल है? कंपटीशन का सिंबल है। कन्फ्लिक्ट का सिंबल है, वायलेंस का सिंबल है ये। ओके, तो हमने बताया आपको रुथ बेनेडिक्ट ने क्या किया। ओके, तो अब तो उन्होंने 3 तरह के जो थे उसे स्टडी किया, डोबू को स्टडी किया, और ट्यूबलो, डोबू एंड क्वाइकुटल। ओके, ने कल्चर, उन्होंने यूनिवर्सल लेवल पे स्टडी किया था मेलिनोस्की ने और आई.एल. क्रॉबर ने, और जो रुथ बेनेडिक्ट थे इन्होंने इंडिविजुअल पैटर्न पे स्टडी किया। ओके, नेशनल कैरेक्टर भी स्टडी किया रुथ बेनेडिक्ट ने, और बुक लिखी थी जापान के ऊपर, जापान के कैरेक्टर के ऊपर, क्राइसैंथेमम एंड द स्वार्ड, क्राइसैंथेमम एंड द स्वार्ड। ओके, तो रुथ अमेरिका के थे, तो अमेरिका ने इसको पॉइंट किया था, तो कहा जापान को स्टडी, वहाँ इतने होते हैं। ओके, तो इंटरव्यूज करे उनके साथ, सोल्जर्स की डायरीज को स्टडी किया। तो इसने कहा कि आंसर, इसने कहा वो इसलिए उनकी वैसे थी। ओके, तो फ्रीडम जो केयर फ्रीडम होता है, चिल्ड्रन फ्लावर की तरह, क्राइसैंथेमम फ्लावर की तरह होता है, तो उनको भी उनकी स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन से में रखा जाता है ना। इसीलिए स्वार्ड का नाम दिया हुआ है। वो स्वार्ड जो इंस्टीट्यूशंस हैं वो उनके लिए स्वार्ड का काम करते हैं, वो स्वार्ड की तरह उन पर आक्रमण करते हैं। उसके बाद हमने मार्गरेट मीड को देखते हैं। मार्गरेट मीड जो थे क्या थे, तो ये भी स्टूडेंट थे रुथ बेनेडिक्ट के। ओके, तो इन्होंने भी स्टडी किया। मार्गरेट मीड जो थे, इन्होंने बुक लिखी थी कमिंग ऑफ एज इन सैमोआ। तो मार्गरेट मीड ने क्या करा, इसने कल्चर कैसे बनाती है पर्सनालिटी फॉर्मेशन में कल्चर का क्या असर होता है, इसने स्टडी किया। तो कल्चर के मटेरियल एस्पेक्ट होते हैं, नॉन मटेरियल एस्पेक्ट होते हैं। नॉन मटेरियल एस्पेक्ट में क्या हो गए, जैसे फर्नीचर होना, हाउस होल्ड आइटम्स होना, टूल्स होना,
नॉन मटेरियल एस्पेक्ट में आ जाता है ये रिलीजन, कस्टम, रिचुअल्स, बिलीव्स, वैल्यूज, आइडियाज। ओके, तो कल्चर ही पढ़ता है इंसान को, तो वो चीज़ सीखता है इनकल्चरेशन से और एसिमिलेशन से। ओके, तो मीड ने क्या करा, उसने कल्चर का स्टडी करा कि पर्सनालिटी में क्या असर होता है। तो उसने 3 प्रिमिटिव सोसाइटीज़ पढ़ी, मुंडू गैमर, हरापेश एंड तचाम्बुली, TSCHAM, तचाम्बुली, मुंडू कुमार, अरापेश एंड तचाम्बुली। तो अब ये लोग जो थे एक ही एरिया में रहते थे। तो मार्गरेट मीड ने इन प्रिमिटिव सोसाइटीज़ की स्टडी की, तो और बताया कि किस तरह से जो है वो कल्चर की वजह से इनकी पर्सनालिटीज होती हैं। ओके, तो अब मार्गरेट मीड ने अमेरिकन का कल्चर स्टडी किया, कीप योर पाउडर ड्राई। ओके, इसने कहा कि पर्सनालिटी में कोई असर नहीं होता है, ख़ास असर नहीं देखा था बच्चों में, कंट्रीज चाहे जापान की हो, चाहे रशिया का हो बच्चे हो, या अमेरिका के हो। तो जो शुरुआत में पर्सनालिटी सबकी सिमिलर होती है, पर वो डिफरेंट हो जाते हैं क्योंकि कल्चर उनका डिफरेंट है, क्योंकि सोशलाइजेशन, स्कूल, वो भी कल्चर है, फैमिली एजुकेशन, वो भी कल्चर है। तो अब जो कल्चर डेवलप हुई है वो करते हैं, वो उनकी जो पॉलिटी है वो कहाँ पे देखने को मिलता है, जो अब नेशनल कैरेक्टर देखने को मिलती है। तो जो मार्गरेट मीड थे, इन्होंने बुक लिखी थी सेक्स एंड टेम्परामेंट इन 3 प्रिमिटिव सोसाइटीज़, जिसमें मैंने बताया है ना आपको 3 सोसाइटीज़ पढ़ी उसने, चंबावली, रापेश, मंडू कमार। ओके, तो अब जैसे मैंने देखा अपोलिनियन क्या होते हैं, अपोलिनियन थे ना शांत लवी, तो वैसे ही जो अरापेश हैं ये काइंड होते हैं, शांत होते हैं। ओके, ऑपरेटिव होते हैं। जो डायनेमिक हमने कहा, या फिर मुंडू देखते हैं, तो मुंडू को ये में रहते हैं, ये एग्रेसिव हैं, ये करते हैं, पैरल करते हैं एंड जेलस होते हैं। ओके, इसीलिए जो मुंडू कुमार सोसाइटी है वो अग्रेशन से डोमिनेशन है, तो अग्रेसिवनेस उनकी पर्सनालिटी कल्चर। ओके, तो हमने देखा कि इस तरह से रुथरेटिक का उसने बताया, मीड ने भी स्टडी की। उसके बाद राल राल के बारे में स्टडी करते हैं। वो जो पहले 2 थे, दोनों अमेरिका के थे। राल्फ लिंटन के बारे में स्टडी करते हैं। तो ये पेनिसिल्वेनिया के रहने वाले थे, फिलाडेल्फिया के थे, पेनिसिल्वेनिया के थे। कौन? राल्फ लिंटन। राल्फ लिंटन ने क्या करा, इसने भी स्टेटस के बारे में स्टडी किया, रोल के बारे में स्टडी किया। तो उसे राल्फ लिंटन ने बुक की द स्टेटसमैन। तो राल्फ लिंटन ने भी यही कहा कि जो रुथ बेनेडिक्ट ने कहा कि किस तरह से पर्सनालिटी जो है वो करती है इन्फ्लुएंस कल्चर को, कि आपका जो स्टेटस है, जो आपका रोल है, वो कल्चर को डिटरमाइन करता है। ओके, तो लिंटन को भी कल्चर एंड पर्सनालिटी स्कूल से जोड़ के दिखाया जाता है। ओके,
अब लिंटन ने क्या करा, ये भी कल्चरल पर्सनालिटी स्कूल ऑफ थॉट से बिलोंग करते थे। तो इसने भी आइडियल कल्चर, रियल कल्चर, आइडियल कल्चर हो गया जो कि सोसाइटी चाहती है, रियल कल्चर हो गया कि जो आप एक्चुअल में, जो आपका इंडिविजुअल प्रोसेस करता है। आइडियल कल्चर, रियल कल्चर एंड कल्चरल कंस्ट्रक्ट। कल्चरल कंस्ट्रक्ट होता है कि जो आइडियल कल्चर जो सोसाइटी चाहती है, और जो रियल कल्चर हो गया जो इनसे देखने को मिलता है। कल्चरल कंस्ट्रक्ट हो गया जो स्कॉलर प्रेजेंट करता है आइडिया कल्चर का। तो कोई ग्रांड थ्योरी तो नहीं दी लिंटन ने, बट जो कंसेप्ट था, रेल रोल स्टेटस का कंसेप्ट होता है, उसमें काफ़ी उसने की कंट्रीब्यूशन थी। कल्चर, रुथ बेनेडिक्ट, राल्फ लिंटन हमने स्टडी किया, मार्गरेट मीड, लिंटन, ठीक है, हमने स्टडी किया राल्फ लिंटन। तो उसके बाद हम आगे चलते हैं। ये अब्राहम कार्डिंगर ने क्या करा, ये भी अमेरिका का था, ठीक है। तो अब्राहम कार्डिंगर ने क्या करा, इसने जो बेसिक पर्सनालिटी, ठीक है, तो इसने जो कार्डिंगर जो था, इसने क्या करा, इसने किसके बारे में बताया, इसने बताया कि जो इंस्टीट्यूशंस होते हैं ना, हमारे प्राइमरी इंस्टीट्यूशन, तो वो क्या बनाते हैं, वो बनाते हैं पर्सनालिटी बेसिक। तो कल्चर ने क्या बनाया, प्राइमरी इंस्टीट्यूशन क्या बनाते हैं, कल्चर। तो कल्चर ने बनाया पर्सनालिटी को, उसके बाद बनती बोला कि जो स्ट्रक्चर होता है वो क्या करता है, इन्फ्लुएंस करता है टाइप, तो फिर उसके अंडर इंस्टीट्यूशंस को इम्पैक्ट करता है। ये कहा अब्राहम कार्डिंगर ने। ओके, तो इसने बेसिक पर्सनालिटी का कॉन्सेप्ट दिया। ने बेसिक पर्सनालिटी का कॉन्सेप्ट दिया, तो बेसिकली स्ट्रक्चर इसने दी। कहा कि जो पर्सनालिटी है वो आपस में एक हुए हैं, और स्पेसिफिक कैजुअल रिलेशन जो है वो कल्चर और पर्सनालिटी में यही कहा अब्राहम कार्डिंगर ने। तो उसने कहा कि जो बेसिक इंस्टीट्यूशन, प्राइमरी इंस्टीट्यूशंस होते हैं, वो बनाते हैं बेसिक पर्सनालिटी टाइप, और फिर उसका टाइप जब बन जाती है उसका बनाते हैं। ओके, उसके बाद हम बात करते हैं कोराडू बोस। कोराडू बोस ने क्या कहा, तो एक की थ्योरी को जब आपने क्रिटिसाइज करना है, तो दूसरी जो थी ना
उसने जो किया वो पहले ने नहीं किया, तो वो पहले की क्रिटिसिज्म हो गई कि उसने ये करा था पहली ने, तो लेकिन जो दूसरे ने किया वो पहले ने रिलेशन को स्टडी नहीं किया। तो जो उसकी जो कंप्लेंट्स हैं थ्योरी की, पहले थ्योरी की, तो आ जाएगी जो थ्योरी उसकी कॉन्ट्रिब्यूशन आ गई। तो नेगेटिविटी में आप लिखोगे कि जो अदर थ्योरीज हैं जो कि ये नहीं कर पाई हैं, वो आप लिखोगे। बॉस तो कोराडो बॉस, राल्फ लिंटन और अब्राहम कार्डिंग, तो हमने पहले बात की। बुक लिखी साइकोलॉजिकल फ्रंटियर्स ऑफ सोसाइटी की बुक लिखी राल्फ लिंटन ने, कोराडो बॉस ने और अब्राहम कार्डिंग। तो इन्होंने क्या करा, कल्चर्स की जो थे, तीन कल्चर देख इंटरप्रेट किया। तो इसे कल्चर, कल्चर एंड कल्चर ऑफ एन अमेरिकन रूरल कम्युनिटी। तो तीन कल्चर के बारे में बताया ना, डिस्क्राइब भी किया और बताया भी, ठीक है। तो अब इसने कहा कि अभी आपस में पर्सनालिटी और कल्चर का है रिलेशन। तो इसने अडल्ट मॉडल पर्सनालिटी के बारे में बताया, अडल्ट मॉडल पर्सनालिटी के बारे में बताया। ओके, तो अब कोराडो बॉस वो लेडी थी, तो इन्होंने अडल्ट मॉडल पर्सनालिटी को कैसे स्टडी किया। उसने जो अलोरिस कल्चर के बारे में बताया, क्योंकि इसने अलोरिस कल्चर जो था ना, तो इसका वो कहाँ है इंडोनेशिया में, कोराडो बॉस की बात कर रहे हैं हम। तो इसने अडल्ट मॉडल पर्सनालिटी को स्टडी किया। तो पर्सनालिटी बता सकते वो कल्चर, लेकिन समझने की तरह इसने पर्सनालिटी मॉडल पर्सनालिटी कि अलोरी सोसाइटी में एशिया क्या है। तो तो फीमेल वो केस में क्या हो रहा है, तो आप यहाँ को इग्नोर और है ना, क्या होता है, होता है ये है कोराडो ब्रूस ने जब लोरी की आया कि वहाँ के लोग हैं, डिवीजन है सेक्सेस के बेस पे, काम डिवीजन, मेल को पालते हैं, मेल से तो अपने पालनी हो तो बच्चे
उनको नहीं हो पाती। तो ये चीज़ें हैं कोलोराडो बोस ने डिस्कस किया। इसने अलोरीज पर्सनालिटी, कोमांची कल्चर और जो अमेरिकन रूरल कम्युनिटी उसको डिस्कस किया, अलोरीज कल्चर को डिस्कस किया और कोरिया। तो इसने कल्चर को इंटरप्रेट किया। बुक लिखी थी साइकोलॉजिकल फ्रंटियर्स ऑफ सोसाइटी। तो हमने देख लिया होगा कि आपने देख लिया कि हमने रुथ बेनेडिक्ट के बारे में पढ़ा, हमने मार्गरेट बुक्स के बारे में। तो ये क्या फील्ड में क्या है, कार्य क्या था, प्राउड कल्चर, हम कार्ड करने कहा बेसिक पर्सनालिटी होती है, वो आगे करती है बेसिक पर्सनालिटी का कौन सी है, उसने भी स्टेटस के बल पर आया। मैंने ऑफ द बेनिफिट बारे में। तो आइडियल कल्चर, रियल कल्चर पैटर्न लिखी। तो इन्हें अलग है तो पर्सनालिटी और कल्चर को बेसिक पर्सनालिटी टाइप को अंडरस्टैंड किया, मॉडल पर्सनालिटी को डिस्टिंग्विश किया। ये और इस पूरा में हमने किया, हमने लैंग्वेज और कार्ड में डिस्कस किया। कल्चर वजह इंसानों की पर्सनालिटी या फिर पर्सनालिटी जैसी होती है इंसानों वो वैसा ही कल्चर तैयार करती है। किसी ने कहा कि प्राइमरी जो इंस्टीट्यूशंस होते हैं, स्कूल, फैमिली प्राइमरी इंस्टीट्यूशन, वहाँ पे देखभाल होती है, उनकी सोशलाइजेशन की जाती है, तो वो बनाते हैं बेसिक पर्सनालिटी टाइप, वहाँ से बनती है उसकी बेसिक पर्सनालिटी। उसके बाद फिर जो सेकेंडरी इंस्टीट्यूशन हम देखते हैं वो तैयार करते हैं, जैसी बेसिक पर्सनालिटी होगी इस कैच को इन्फ्लुएंस करेंगे, होगी, थॉट होगा, प्रोसेस होगा, वैसे ही वो डेवलप है। तो अब इन्होंने दूरी बिल्डिंग के लिए क्या करा होगा, कैसे हुई? तो इन्होंने इंटरव्यूज करे इनके साथ, है ना? तो इंटरव्यूज करे से आपको उनके विचार कैसे हैं, इंटरनल कैसे हैं, बड़ा होगा। ओके, ड्रीम को एनालिसिस किया हो, ड्रीम में क्या आता है, जो आपके रिप्रेस्ड इमोशंस होते हैं, दबे हुए इमोशंस, वो सब से बाहर आते हैं, ये होता है ड्रीम में। तो लाइफ हिस्ट्री है ना, वो उसको देखते हैं, तो डॉक्यूमेंट्स उसने अपनी डॉक्यूमेंट की होती है, अपने एक्सपीरियंसेस थ्रू आउट हिज लाइफ, दैट इज कॉल्ड लाइफ हिस्ट्री। उसके एक्सपीरियंसेस लाइफ उसको हम बोलते हैं। तो ड्रीम एनालिसिस, लाइफ इज इंटरव्यू, ओके, पार्टिकल ऑब्जर्वेशन एंड पार्टिसिपेट करता है, सोसाइटी में जाके वहाँ रहता है।
टाइम स्पेंड करता है, कल्चर को स्टडी करता है। प्रोजेक्टिव टेस्ट क्या होते हैं? ये पर्सनालिटी टेस्ट होते हैं। तो हमें पर्सन्स के इमोशंस, थॉट्स रिवील होते हैं इससे। ओके, तो अकम्पलिशमेंट्स, तो काफ़ी ज़्यादा इसकी अकम्पलिशमेंट्स रही हैं, है ना, रिलेशन को बताया है। तो क्रिटिसिज्म इसका किसने किया? इसका क्रिटिसिज्म रेडक्लिफ ब्राउन ने किया। ठीक है, तो कहा कि वेग वेग सी चीज़ है, एब्स्ट्रैक्ट सी चीज़ है ये कल्चरल पर्सनालिटी जो बताई है इसमें, साइंटिफिक नहीं है, तो हार्ड टू प्रूव, है ना। तो इन्होंने इंडिविजुअलिस्टिक जो वेरिएशन होती हैं उसको नहीं किया, तो काफ़ी खासा था, एनॉर्मस थी इसमें। इन्होंने रिलेशन तो बताया कि कल्चर कैसे पर्सनालिटी को इन्फ्लुएंस करती है, बट इंडिविजुअल डिफरेंसेस को ये एक्सप्लेन नहीं कर पाए। इनको रेडक्लिफ ब्राउन ने काफ़ी क्रिटिसाइज किया, कहा कि ये एब्स्ट्रैक्ट सी चीज़ है, अनसाइंटिफिक है, प्रूफ नहीं कर सकते। प्रैक्टिस क्या, कैसे बच्चों की जो परवरिश होती है घरों में, वो उसकी अडल्टहुड में वैसी पर्सनालिटी ट्रेट जो होते हैं वो चाइल्डहुड रीडिंग प्रैक्टिस से ही हुए हैं। इसको एविडेंस नहीं कहा तो सही इन्होंने, पर एविडेंस नहीं है। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं कल्चर मटेरियलिज्म की। ठीक है, कल्चर मटेरियलिज्म में हम बात करेंगे मार्विन हैरिस थे। तो PYQs में क्वेश्चंस पिछले 10 सालों में 2 की 3 बार आया हुआ है। तो कल्चर मटेरियलिज्म जो है वो थ्योरी है। ओके, तो मार्विन हैरिस ने दी। ठीक है, तो इसने बुक लिखी थी द राइज ऑफ एंथ्रोपोलॉजिकल थ्योरी। तो राइज ऑफ एंथ्रोपोलॉजिकल थ्योरी नाम की बुक लिखी। तो इसमें इसने कहा कि कल्चर मटेरियलिज्म को इसने बताया। तो आप क्या है सोसाइटी में हैं। ओके, तो कल्चरल मटेरियलिज्म जो लेवी स्ट्रॉस का जो स्ट्रक्चरलिज्म था उसको अपोज किया बेसिकली कल्चरल मटेरियलिज्म ने। ओके, तो सिंपलेस्ट टर्म में मार्विन हैरिस ने कहा कि ह्यूमंस की नीड्स हैं, उसको पानी चाहिए, खाना चाहिए, उसको नींद चाहिए, प्रोक्रिएशन करता है वो, है ना। तो वो क्या करता है, अपनी नीड्स को कैसे वो ऑर्गेनाइज करता है, कैसे वो, कहाँ से वो खाना खाएगा, कहाँ सोएगा, है ना। तो जो वो ऑर्गेनाइज करता है ना अपनी फुलफिलमेंट के लिए, तो उसकी वजह से बर्थ होता है कल्चर का। तो नीड जो है वो कल्चर का बर्थ कराती है। तो ये है कल्चर मटेरियल, है ना। तो ये कहने का मतलब है कि जो आपके जो एनवायरमेंटल कंडीशन है ना बाहर की, उसके साथ आपके अडेप्ट करना होता है अपने, आपके आइडियाज़ वैसे होते हैं, आपके रिचुअल्स ऐसे होते हैं। तो आप, क्योंकि आपने अपने आप को एनवायरमेंटल कंडीशन में डालना होता है, अडेप्ट करना होता है। ये है रियलिज्म को एक्सप्लेन किया मार्विन हैरिस ने। तो मार्विन हैरिस ने कहा कि जो इसने बात करी इंफ्रास्ट्रक्चर की, सुपर स्ट्रक्चर की। सुपर स्ट्रक्चर्स में आ जाता है हमारे रिलीजन्स, बिलीव्स, और स्ट्रक्चर में आ जाता है आपका सोसाइटी, ऑर्गेनाइजेशन, मैरिज, फैमिली। इंफ्रास्ट्रक्चर में आ जाता है आपका टेक्नोलॉजी क्या है, बिल्डिंग आ जाती है, फिजिकल बिल्डिंग, इकोनॉमिक प्रोडक्शन। तो इंफ्रास्ट्रक्चर, सुपर स्ट्रक्चर और स्ट्रक्चर। तो इसने कहा कि ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर है आपका
ये कोर है सोसाइटी की एग्जिस्टेंस, सोसाइटी के साथ इंटरेक्ट करती है ना। तो स्ट्रक्चर क्या है, बेसिकली ये सोशल एस्पेक्ट्स हैं। सुपर स्ट्रक्चर क्या है, सिंबॉलिक एस्पेक्ट्स हैं। तो इसने कहा कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर होता है ना, बिल्डिंग हो गई, फिजिकल बिल्डिंग हो गई, टेक्नोलॉजी हो गई, आप इकोनॉमिक प्रोडक्शन हो गई, तो प्रोडक्शन हो गई, तो ये जो होता है इंफ्रास्ट्रक्चर, ये सोसाइटी को भी इन्फ्लुएंस करता है और सुपर स्ट्रक्चर को भी इन्फ्लुएंस करता है। ये करता है, मोल्ड करता है, इन्फ्लुएंस करता है। तो इसने सैक्रेड काऊ की एग्जांपल दी कि हमारे लिए काऊ जो है, हिंदू सोसाइटी के लिए काऊ जो है वो सैक्रेड क्यों है। तो ये ज़्यादा वैल्यूएबल है ना। तो जैसे एनिमल से भी ज़्यादा, बाकी एनिमल से इसकी ज़्यादा वैल्यू है, क्योंकि हमारी जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, इकोनॉमिक सेटअप है, उसको हमें हेल्प करता है। इसीलिए अगर हम स्लॉटर देंगे तो हमारे जो इंफ्रास्ट्रक्चर सेटअप है उसको सस्टेन नहीं करेगा। तो और इंफ्रास्ट्रक्चर ही इन्फ्लुएंस करता है सुपर स्ट्रक्चर को। तो अब ये सुपर स्ट्रक्चर को इन्फ्लुएंस करेगा तो हमारे बिलीव्स, आइडियाज़ की नहीं, उसको मारना नहीं है ना। तो जब फूड की कमी होती है तो काउस को कहा जाता है कि आप उनको अलो कर दिया जाता है कि आप स्टार्व करो। तो इस तरह से कि इंफ्रास्ट्रक्चर, इकोनॉमिक एस्पेक्ट जो है वो इन्फ्लुएंस करता है हमारे सुपर स्ट्रक्चर को। अब पॉर्क जो है ये कंज्यूम नहीं किया जाता कहाँ पे, जो मिडिल ईस्ट के लोग हैं, जुडाइज़म हो गया, इस्लाम हो गया, और पॉर्क की कंजप्शन नहीं करते, क्योंकि इनका ये मानना है कि काऊ जो है वो सरवाइव कर सकती है ग्रास के ऊपर। अब पिग्स जो है उसको वैराइटीज़ चाहिए, ग्रेन्स की वैराइटी चाहिए फूड की। तो इससे क्या होगा कि जो लार्ज स्केल पॉर्क फार्मिंग, जब हम पॉर्क की फार्मिंग करेंगे तो क्या होगा, वो रिसोर्सेज के ऊपर बर्डन बनेगा ज़्यादा, क्योंकि फूड तो देना पड़ेगा ना, उसको भी फूड खाना है, तो वो कहाँ से खाएगा अपना खाना। ओके, तो इसीलिए जो है हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर ने इम्पैक्ट कर दिया हमारे सुपर स्ट्रक्चर को, समझ गए। इसलिए काउस का स्लॉटर वहाँ होता है, क्योंकि उनको लगता है कि चलो ये ग्रास खा के तो जीवित रह जाएगी, तो हम इसकी फार्मिंग कर सकते हैं। लेकिन जो पिग्स है उसकी हम फार्मिंग नहीं कर सकते, क्योंकि उसको ज़्यादा फूड चाहिए होता है, डिफरेंट वैरायटी चाहिए होती है उसको। तो अगर हम उसकी फार्मिंग करेंगे तो हमारे रिसोर्सेज जो हैं रीजन के, उसके ऊपर स्ट्रेस पड़ेगा। इसलिए पॉर्क जो है वो कंज्यूम नहीं किए जाते मिडल ईस्ट में, और काऊ जो है वो कंज्यूम, सैक्रेड काऊ जो है, यहाँ पे सैक्रेड काऊ की अलग मान्यता है कि वो हमारे लिए एक इकोनॉमिक फैक्टर्स है। इसलिए इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो हमारे रिलीजन बिलीफ को सपोर्ट करता है। ओके, तो एटिक अप्रोच थी। अब इसकी अदर थ्योरीज के बारे में क्या कहा इसने, इसने कहा कि कंपैरिजन जो है कल्चर का, उसकी क्या है ज़रूरत उसकी, वो अनरियलिस्टिक चीज़ है। वो रियलिस्टिक कहते हैं कि हम रियलिस्टिक हैं, हम आइडियलिस्टिक हैं, कहते हैं उसकी ज़रूरत ही क्या है। जब कल्चर जो है अपने ही दम पे वो बना हुआ है, उसकी अपनी डायनेमिक चीज़ें हैं, तो क्यों करना है कल्चर को कंपैरिजन। इसमें सुपीरियरिटी इन्फीरियरिटी की बातें आएगी।
किसने कहा था? मार्विन मार्विन हारिस ने। तो जो कल्चर जो ये है, जो एटिक पर्सनालिटी को दर्शाता है। अकॉम्प्लिशमेंट्स क्या हैं इसकी? इसकी अकॉम्प्लिशमेंट्स इसने बताया है कि जो हमारी नीड्स हैं वो कैसी ऑर्गेनाइज होती हैं, ठीक है ना, इसके बारे में बताया। तो हारिस ने कहा कि आप एम्पिरिकल मेथड्स अपनाओ, रेप्लिकेबल अपनाओ, है ना। तो कल्चरल मटेरियलिस्टिक अप्रोच होनी चाहिए। क्रिटिसिज्म क्या कहा? कल्चर मटेरियलिज्म को क्या कहा? वल्गर मटेरियलिज्म कहा। किसने? मार्क्स ने कहा। तो कहा कि ये जो कल्चर मटेरियलिस्टिक जो अप्रोच है कल्चर को स्टडी करने की, तो ये बड़ी ही सिंपल है, स्ट्रेट फॉरवर्ड। जो आइडलिस्ट थे, डरकीम, है ना, ये स्ट्रक्चरलिस्ट थे, इन्होंने कहा कि कल्चर को अगर अपने स्टडी करना है तो एमिक अप्रोच करनी चाहिए। और फिर क्या, वहाँ के नेव सोसाइटी का। तो इसने कहा कि नीड ही नहीं है ना, कि हमें एटिक अप्रोच के ऊपर फोकस करा इसने। एटिक अप्रोच होनी चाहिए। अब एटिक और एमिक अप्रोच क्या है बेसिकली? तो ये पाइक थे, उन्होंने इसको बताया इसके बारे में। ओके, एमिक में हुआ क्या है, आप इंटरव्यू करते हैं। एटिक में होता है कि आप ऑब्जर्व करते हैं। एमिक में होता है कि आपने लोकल लैंग्वेज आपको सीखनी है, आप नेटिव पर्सपेक्टिव तभी जान पाओगे। तो इसने कहा कि ये नॉलेज के साथ सिर्फ आपको जान पहचान होनी चाहिए, है ना। तो यहाँ पे बिहेवियर को एनालाइज किया जाता है। क्रॉस कल्चरल कंपैरिजन हम कर सकते हैं। ओके, तो ये चीज़ें हैं एमिक और एटिक अप्रोच में। इंफ्रास्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर, सुपर स्ट्रक्चर के बारे में हमने डिस्कस करा। तो जैसे एलपी विद्यार्थी हैं, है ना, माखन जहाँ है, इंडियन ट्रेडिशन का जो सैक्रेड कम्प्लेक्सेस है, उसको ये एटिक अप्रोच में फ़र्क क्या है? फ़र्क है, एक तो कल्चर को बाहर से देखता है और एक दूसरे को कल्चर को अंदर से डीपली स्टडी करता है। आपको मास्टरी करनी है लैंग्वेज में एमिक अप्रोच में, भी जाके आप एमिक अप्रोच को स्टडी कर सकते हो, इंटरव्यू करते हो आप। एटिक अप्रोच है कि आप ऑब्जर्व करते हो, अब ज़रूरत नहीं है वहाँ लैंग्वेज आती हो नहीं आती हो, बस थोड़ी सी उसके साथ होनी चाहिए, है ना। तो हम वर्ड्स को अच्छे से पढ़ते हैं, वर्ड्स का मीनिंग, नरेशन का मीनिंग, बिहेवियर को स्टडी करते हैं। तो यहाँ पे पैटर्न्स, बिहेवियर का पैटर्न्स ही किया जाता है। तो ये एमिक एटिक अप्रोच है, ये भी हमने इसमें डिस्कस किया। कल्चरल मटेरियलिज्म को मार्विन हार्विस ने दिया। तो इसने जो है एग्जांपल दी कॉर की और सैक्रेड, है ना, इन चीज़ों को एक्सप्लेन किया। तो इसने स्ट्रक्चर, सुपर स्ट्रक्चर और इंफ्रास्ट्रक्चर को एक्सप्लेन किया, है ना। तो ये इसने कहा कि जो नीड की ऑर्गेनाइजेशन है, नीड की फुलफिलमेंट से क्या होता है, कल्चर का आता है, कल्चर मटेरियलिज्म। ओके,
तो हमने डिस्कस की मटेरियलिज्म क्या है, स्ट्रक्चर एंड पर्सनैलिटी क्या होता है, टाइमिंग में आप आपको लैंग्वेज का प्रोसेस में आप दूर से अडॉप्ट करे हो बिहेवियर करना होता है। जो टेक्नोलॉजी है, इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो कैसे हमारे स्ट्रक्चर को और सुपर स्ट्रक्चर को इन्फेक्ट करता है। इसमें सैक्रेड काउ की एग्जांपल दी इंडिया में, और पॉर्क जो है मिडिल ईस्ट को कंज्यूम नहीं किया जाता। तो मैरविन हैरिस जो है ना, तो इसने आइडियाज़ जो था कहाँ से लिया, मार्क्स से आइडिया लिया, कल्चरल इकोलॉजी से आइडिया किया, कल्चरल एवोल्यूशन से आइडिया लिया, कल्चर मटेरियलिज्म इसको कहते हैं। तो इसको मार्विन हैरिस ने कहा कि ये जो बड़ा ही कल्चर को कंपेयर करने की ज़रूरत नहीं है, क्या ज़रूरत है। तो मार्विन हैरिस जो कल्चर में जो दूसरे थे इसको क्रिटिसाइज़ किया, कहा कि ये तो इसको वल्गर, मार्क्स ने कहा इसको वल्गर मटेरियलिज्म है ये, ठीक है ना। इसने कहा कोई डिस्टिंक्शन पोस्ट मॉडर्निस्ट ने भी कहा कल्चरल मटेरियलिज्म के, तो इसने कहा कि हमें स्ट्रिक्ट साइंटिफिक मेथड यूज़ करने हैं। पोस्ट मॉडर्निज्म के कहा कि ज़रूरी नहीं है कि साइंस की यूज़ ऑफ एनी साइंस है ना, यूज़लेस है स्टडिंग कल्चर। तो स्टडी को करने के लिए आप रिलेटिविज़म भी यूज़ कर सकते हैं, आप पर्टिकुलरिज्म भी यूज़ कर सकते हैं। ओके, तो ये डायरेक्ट अटैक किया इन्होंने कल्चर मटेरियलिज्म को। एटिक अप्रोच, तो सोसाइटी के कल्चर सिस्टम को स्टडी करना। तो इनसाइडर और आउटसाइडर, ओके। तो हमने कल्चर पर्सनालिटी में हमने रुथ बेनेडिक्ट को स्टडी किया, मार्गरेट मीड को स्टडी किया, हमने राल्फ लिंटन को स्टडी किया, हमने अब्राहम कार्डिंगर को स्टडी किया, कोराडो बोस को स्टडी किया, कैसे बेसिक पर्सनालिटी के बारे में बताया, अडल्ट मॉडल पर्सनालिटी के बारे में बताया कोराडो बोस, अलोरिस कल्चर को स्टडी किया, कमांची कल्चर को स्टडी किया, साइकोलॉजिकल फ्रंटियर ऑफ सोसाइटी, अडल्ट मॉडल पर्सनालिटी को एक्सप्लेन किया। ओके, किस तरह से जो है डिवीज़न होती है लेबर की अलोरिस पर्सनालिटी में, वो स्टडी किया इन्होंने कोराडो बोस ने। ये इसकी सीखनी चीज़ें थी। ओके, तो गाइस इस वीडियो में हम यहाँ तक ही रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम एक और एंथ्रोपोलॉजिकल थॉट्स को डिस्कस करेंगे। तब तक गाइस बाय। चैनल को लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना। थैंक्स गाइस।